हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग भोपाल डिवीजन का एलडीसी जेई 25% कोटा के अंतर्गत जो एग्जाम हुआ था उसी का यह क्वेश्चन पेपर है। और इस क्वेश्चन पेपर का इसी संडे को टेस्ट सीरीज 9 लिया गया था, उसी का यह पार्ट 2 है। ठीक है, यह क्वेश्चन जो है 41 से पहले पार्ट 1 बना दिया गया है और 41 से यह पार्ट 2 है क्वेश्चन। इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट और सारे के सारे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें। ठीक है, चलिए हम देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कर रहा है कि गार्ड आपातकालीन ब्रेक वाल्व का चोक दाया कितना होता है। ठीक है, ब्रेक वाल्व का चोक दाया कितना होता है। गार्ड आपातकालीन ब्रेक वाल्व का चोक। देखिए इसमें जो है क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला है, हम इसको क्वेश्चन को डिटेल रूप से मैं पढ़ रहा हूं, इसे आप लोग समझ जाइएगा। चलिए, तो इसका आंसर जो है डी होगा 8 mm। ठीक है, गार्ड आपातकालीन ब्रेक वाल्व का चोक दाया कितना होता है, 8 mm होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या करें, पैसेंजर कोचों में किस तरह के आइसोलेटिंग कॉक जो है लगाया गया है। पैसेंजर कोच में किस तरह का आइसोलेटिंग कॉक लगाया गया है, तो ये जो है बॉल टाइप लगाया गया है। ठीक है, आइसोलेटिंग कॉक जो है आप लोग जानते हैं जहां पर कि हवा को बंद और खोला जाता है, तो आइसोलेटिंग कॉक जो बना होता है उस पर जो एक हैंडल लगा होता है, तो उसी के अंदर जो है एक बल्ब होता है, बॉल। ठीक है, वो बॉल टाइप उसी को कहा जाता है। कहीं कहीं ये क्वेश्चन जो है बॉल का दाया जो है साइज पूछ देता है, जो कि डीपली क्वेश्चन है। तो बॉल का साइज जो है कहीं आपको 15 mm मिलता है और कहीं 10 mm मिलता है। ठीक है ना, तो एक्चुअली रूप से मेरे समझ से जो है इसका बॉल का साइज जो है दाया जो है 10 mm होना चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह जो है डीपली क्वेश्चन है, हर जगह आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, जो भाई टेस्ट सीरीज दिए हैं उन लोग से विशेष यह कहना है कि जो भी मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसको कॉपी में नोट करते चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रहा है कि एयर होज को जोड़ा जा सकता है। एयर होज जो आप लोग देखते हैं गाड़ी के जो है अंत में जो एयर होज लगा रहता है, जो एक बीपी का होता है और एक जो है एफपी का होता है, तो फिर दूसरे गाड़ी में भी सेम उसी तरह होता है। तो कह रहा है कि इसको जो है किस तरह जोड़ा जाता है। ठीक है ना, तो कह रहा है केवल एफपी कट ऑफ एंगल कॉक, केवल बीपी कट एंगल कॉक, एफपी और बीपी दोनों कट ऑफ एंगल कॉक। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य इसको ये है कि एफपी को एफपी से जोड़ेंगे, बीपी को बीपी से जोड़ेंगे। ठीक है ना, बीपी को बीपी से और एफपी को एफपी से जोड़ेंगे, इस टाइप से मतलब कि हम जोड़ेंगे, ना कि एफपी को बीपी में और बीपी का एफपी में हम जोड़ देंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, क्योंकि बीपी का प्रेशर जो है 5 kg पर सीएम स्क्वायर होता है और एफपी का जो है 6 kg पर सीएम स्क्वायर होता है प्रेशर इसका। ठीक है, तो इसको हम अगर गलत तरीका से जोड़ देते हैं तो ब्रेकिंग जो है गलत हो जाएगा, ब्रेक नहीं लगेगा, बहुत सारा फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एफपी और बीपी दोनों कट ऑफ एंगल। कहने का तात्पर्य इसको पूरा डिटेल रूप से नहीं लिखा है, मतलब कि एफपी को एफपी में जोड़ेंगे और बीपी को बीपी में जोड़ेंगे, इस टाइप से कट ऑफ एंगल को हम जोड़ेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, इसका पार्ट 1 भी आप लोग देख लीजिएगा, उसमें पूरा डिटेल रूप से प्रत्येक क्वेश्चन को बताया गया है और एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है सभी को बताया गया है, इसलिए पार्ट 1 में भी बहुत अच्छे तरीके से बताया गया, इसलिए उसको भी आप लोग देख लेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि डैश फर्म कंडम मटेरियल को स्टोर भेजने में लाया जाता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि स्टोर वाला पीडीएफ या वीडियो भी देखने पर शायद कहीं कहीं यह क्वेश्चन नहीं मिलता है। ठीक है ना, इसलिए इसको कॉपी में नोट कर लेंगे। तो क्या कर रहा है कि डैश फर्म कंडम मटेरियल को, जो रिजेक्ट मटेरियल है स्टोर में जो भेजा जाता है, वापस जो भेजा जाता है, उसके लिए किस फर्म का उपयोग किया जाता है, तो ये जो है DS8 फर्म का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, DS8 फर्म का उपयोग किया जाता है। इसके बारे में आपको हम डिटेल रूप से मैं बता दूं कि स्टोर के ऐसे आइटम, लिख लीजिए, स्टोर के ऐसे आइटम जो उपयोग करने के बाद मेन डिपो को वापस करने पड़ते हैं, इसके लिए अर्थात DS8 फर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये भी कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ देता है कि DS8 फर्म जो है कितने कॉपी में भेजा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है 6 कॉपी में भेजा जाता है, जो कि ये जगह हर जगह नहीं मिलेगा। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि DS8 फर्म जो है 6 कॉपी में भेजा जाता है। ठीक है, और ये जो है कंडम मटेरियल को मतलब कि स्टोर डिपो में वापस जो है भेजा जाता है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है दो ही फर्म वाला दो क्वेश्चन आता है, एक तो ये आ जाता है और एक आता है DS
टू आता है, DS2। यही दो क्वेश्चन पूछता है, DS8 और DS2, इसलिए दोनों को आप कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। तो DS2 क्या है इसके बारे में आप जान लीजिए, लिख लीजिए, कॉपी कलम ले करके वीडियो को देखें तो मेरे समझ से बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो DS2 क्या है, इस प्रोफार्मा के द्वारा डिपो के माध्यम से नॉन स्टॉक आइटम को मंगाया जाता है। नॉन स्टॉक आइटम जो है जो मतलब कि डिपो से मतलब नॉन स्टॉक आइटम को मंगाया जाता है। ये जो है DS2 जो है इसको जो कितने कॉपी में, तो इसको भी दो कॉपी में इसको हम लोग मंगाते हैं। अब इससे आप कंफर्म हो जाइए कि DS8 का फर्म का वहां प्रयोग करते हैं जहां कंडम मटेरियल को डिपो को वापस भेजना रहता है, स्टोर को वापस भेजना रहता है। जबकि DS2 का मतलब ये हो जाता है कि नॉन मूविंग जो भी मतलब कि मटेरियल है, नॉन स्टॉक आइटम, तो वो जो है उसको जो है डिपो से मंगाया जाता है। 2 से मंगाया जाता है और 8 से वापस किया जाता है, ध्यान रखिएगा। DS8 जो है 6 कॉपी में होता है, जबकि DS2 जो है 2 कॉपी में तैयार किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है कि C3W प्रकार के डीबी का मुख्य वाल्व का कार्य ब्रेक सिलेंडर में आवश्यक मात्रा में हवा की आपूर्ति करना है। जब कब हवा की आपूर्ति करेगा, जब बीपी का प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। जब बीपी का प्रेशर कम हो जाएगा तब जाकर के C3W प्रकार के डीबी का मुख्य वाल्व का कार्य ब्रेक सिलेंडर में आवश्यक मात्रा के हवा के दबाव की आपूर्ति करेगा, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कर रहा है कि ACTR से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है, ठीक है। ACTR, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है सिंगल कार टेस्ट रिंग, ठीक है। सिंगल कार टेस्ट रिंग जो C नंबर में दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको जो है कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ACTR, ठीक है, सिंगल कार टेस्ट रिंग, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, यही आप लोगों से हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 47 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कह रहा है कि रेलवे के संदर्भ में HBD का पूर्ण रूप क्या होता है। HBD का मतलब पूर्ण रूप क्या होता है, मतलब कि 47 नंबर में यह क्वेश्चन कर, इसका फुल फॉर्म जो है पूछ रहा है। तो इसका जो है इसका हो जाएगा हॉट बॉक्स डिटेक्टर। हॉट बॉक्स डिटेक्टर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर BC वेंट ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। BC वेंट ब्लॉक का प्रयोग जो है कहाँ किया जाता है, तो ब्रेक रिलीज के समय जो है उसका प्रयोग किया जाता है। BC वेंट प्लग का प्रयोग ब्रेक रिलीज के समय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डॉट कलेक्टर का कार्य वायु गंदगी के कण से अलग करना है। DC का काम क्या है कि डॉट कलेक्टर का काम है, DC मतलब डॉट कलेक्टर, वायु में जितने भी गंदगी धूल कण होता है उसको अलग करना। लेकिन कब अलग करता है, वो अलग तो करता है लेकिन DB में आने से पहले ही वो अलग कर लेता है, क्योंकि DB जो है सभी ब्रेकिंग पर जितने भी मतलब कि सिस्टम है वो सभी को जो है हवा प्रदान करता है, उसी के द्वारा ही सारे कार्य होते हैं। इसलिए वहां पर हवा जाने के पहले ही DC जो है मतलब कि पूरा छान छून करके हवा को देता है, ठीक है। इसीलिए DB से पहले DC को लगाया रहता है, ठीक है। पहले पिछले वीडियो में हमने बताया है कि DB को ब्रेकिंग सिस्टम का हम लोग माइंड कहते हैं, मतलब कि दिमाग कहते हैं, ठीक है। इसलिए दिमाग को हर चीज फ्रेश चीज मिलेगा तभी तो कार्य अच्छा से करेगा। इसलिए DB से पहले वो DC को लगाया रहता है ताकि कोई भी गंदगी DB में नहीं जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है कि एंगल को खोलने की हैंडल की स्थिति। देखिए खोलने की स्थिति, खोलने का मतलब क्या, खोलने का मतलब ये ना कि एंगल कॉक को खोल करके बाहर करना, इसका मतलब ये नहीं कह रहा है, ठीक है। एंगल कॉक को खोलने के लिए हैंडल की विधि, एंगल कॉक खोलने का मतलब ये कह रहा है कि उसमें हवा खोलने की मतलब उस स्थिति में हैंडल की स्थिति क्या होगा। जब कट ऑफ एंगल कॉक के अंदर जब हवा जब खोलेंगे तो उस स्थिति में हैंडल की स्थिति क्या होगा उस समय, ठीक है ना। तो उस समय पाइप लाइन के समानांतर होगा, ठीक है। उस स्थिति में पाइप लाइन के समानांतर होगा, ठीक है। कट ऑफ एंगल का जैसे मान लेते हैं कि ये पाइप है, यहाँ पर कट ऑफ एंगल कॉक लगा रहता है, तो जब हवा खोलेंगे उसमें मतलब कि जब खुली स्थिति में रहेगा तो उसका हैंडल जो है पाइप के समानांतर रहेगा, ठीक है। और जब उसको जब हम पीछे की तरफ इधर उधर नचा देंगे, वर्टिकल या लंबवत कर देंगे, तो वह जो है अंदर का हवा बंद हो जाएगा, ठीक है। इसी के बारे में यह कह रहा है, तो पाइप के समानांतर रहेगा खुले स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
स्लैंकलेस ड्राइवर का उपयोग डैश वैगन में किया जाता है। किस वैगन में किया जाता है? तो ये जो है BLC वैगन में किया जाता है। ठीक है, इसको भी आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कर रहे हैं? कैसनो 22 HS बोगी में लगे साइड ब्रियर का प्रकार कौन सा है? साइड ब्रियर का प्रकार, तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर बढ़ा लेते हैं। ठीक है, साइड बैरियर का प्रकार कौन सा है? तो इसमें जो है स्प्रिंग लोडेड CC एवं PU टाइप साइड बैरियर का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर B हो जाएगा 52 नंबर का। ठीक है, अब 53 नंबर पर हम चलते हैं। कह रहा है कि एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन में उपयोग में आने वाले HRE का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, HRE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है हाइड्रोलिक रिलेलिंग इक्विपमेंट। ठीक है, इसका होता है हाइड्रोलिक रिलेलिंग इक्विपमेंट, यानी 53 का ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर अब 54 पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि मुख्यालय क्षेत्रीय स्तर पर कर्मचारी लाभ निधि का अध्यक्ष कौन होता है? कर्मचारी लाभ निधि का अध्यक्ष जो है कौन होता है? तो इसका हो जाता है PCPO। ठीक है, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। ठीक है, PCPO जो है इसका जो है अध्यक्ष होते हैं किसका? मुख्यालय मतलब कि क्षेत्रीय स्तर पर कर्मचारी लाभ निधि के अध्यक्ष जो है PCPO होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कर रहा है कि CC रैक के BPC का रंग क्या होता है? BPC का फुल फॉर्म हो जाता है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। BPC का फुल फॉर्म हो जाता है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट का रंग कैसा होता है? तो यह जो है पीला होता है। कैसा होता है? पीला होता है। इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये BM क्वेश्चन है, अर्थात बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कह रहा है कि AAC डैश मदों के लिए है। ठीक है, तो ये जो है स्टॉक मदों, देखिए यहाँ पर नॉन स्टॉक, इमरजेंसी स्टॉक, ये सब तरह का स्टॉक लिखा है, लेकिन ये जो है स्टॉक मदों के लिए इसका AAC का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कह रहा है कि रेलवे के संदर्भ में OMRS का पूर्ण रूप जो है क्या होता है? ठीक है, तो इसका सही जो है होगा ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक। क्या हो जाएगा? ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक। इसका जो है आप लोग फुल फॉर्म लिख लीजिएगा कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि रेलवे के संदर्भ में जेम का पूर्ण रूप क्या होता है? ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। मैं टेस्ट लेता हूं तो मैं देखता हूं कि बहुत जो है मतलब कि यह क्वेश्चन रिपीट होता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जेम का जो है गवर्नमेंट ई मार्केट जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है ना, 58 का गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है ना, इसका यह फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ने 59 में क्या कह रहा है कि बॉक्सन वैगन में ई आयाम कितना होता है? बॉक्सन वैगन में ई आयाम जो है कितना होता है? 59 का ए हो जाएगा 555। ये क्या कह रहा है? बॉक्सन में। वहीं अगर यहाँ पर कोच अगर रहता कोच, तो कोच में ई आयाम जो हो जाता है आपका यानी 375 प्लस माइनस 25 mm हो जाता है कोच के लिए। ठीक है, जबकि गुड्स मतलब वैगन के लिए 555 हो जाता है। ठीक है ना, और इसमें ए डायमेंशन के बारे में भी आगे क्वेश्चन मिलेगा, आपको हम बता देंगे उसी समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में फिएट बोगी में नए चक्के का डायमीटर कितना होता है? फिएट बोगी का मतलब यह हो जाता है LHB की अब बात कर रहा है। ठीक है ना, LHB की मतलब फिएट बोगी के लिए नए चक्के का डायमीटर कितना होता है? तो नए चक्के का डायमीटर जो है 915 होता है। पिछले वीडियो में मैंने पूरे डिटेल रूप में इसको मैंने बताया है कि इसका न्यू साइज जो है 915 mm हो जाता है तथा कंडम जो है इसका 845 mm और कहीं कहीं आपको मिलता है 855 mm। ठीक है ना, तो आपको 855 845 दोनों के दोनों सही है। दोनों में से कोई अगर मिल जाए कंडम तो मार सकते हैं। अगर दोनों ऑप्शन में दिया है तो 855 मारिएगा। ठीक है, इसका वेब थिकनेस के ऊपर निर्भर करता है, जो वहां पर वेब थिकनेस लिखा रहेगा उसी के हिसाब से आप मारिएगा। ठीक है, चलिए, और यही अगर ये तो 845 155 हो गया, और ICF के लिए यहीं पर अगर लिख दें ICF के लिए, तो इसके लिए भी न्यू साइज जो है 915 mm हो जाता है और इसका कंडम साइज जो है 825 mm हो जाता है। ठीक है, 825 mm ICF के लिए। ठीक है, लेकिन 100 पीसू अगर लिखा जाए तो 837 से कम का मतलब mm, इससे कम का हम लोग 100 से इशू नहीं करते हैं। ठीक है, 837। ठीक है, पिछले वीडियो में इसके बारे में मैं डिटेल बताया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61
कह रहा है गुना SPARMV में कितने कोच होते हैं? तो इसमें जो है 3 कोच होते हैं। कितने कोच होते हैं? 3 कोच होते हैं, याद रखिएगा। ये सब रटने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 22 नंबर में क्या कर 62 में क्या कह रहा है कि वॉक्सन एनआर वैगन की धुरा की क्षमता कितना होता है? धुरा की क्षमता यानी मतलब कि एक्सल की क्षमता जो है कितना होता है? तो इसका जो है 22.9 जो है टन जो है इसका होता है। जबकि यहाँ पर अगर हम लिखें, अगर कोच के बारे में अगर हम लिखें, कोच के बारे में, तो कोच में एसी के लिए 16.25 हम लोग लिख देते हैं टन होता है, ठीक है। 16 मतलब कि 16 टन, ऐसे मुख्य रूप से याद रखिएगा। 16 टन होता है 16.25, और नॉन एसी के लिए आपको हो जाता है 13 टन, ठीक है, याद रखिएगा 13 टन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है बॉक्सन बैगन का ए आयाम कितना होता है? बॉक्सन बैगन का ए आयाम कितना होता है? तो बॉक्सन बैगन का ए आयाम जो है आपको 70 mm होता है, जो कि मैंने अभी बताने वाला हूं। ई आयाम तो उस वक्त ई डायमेंशन हमने बता दिया है। तो बॉक्सन का जो है 70 mm लिखता है। अगर वहीं कोच का हम अगर लिखें, कोच का, तो इसका ए आयाम जो होता है 22 ± 20 mm होता है, ठीक है। और यहाँ पर ए डायमेंशन मतलब कि ए आयाम होता है किसके लिए? मतलब कि ए जो है एसी के लिए होता है, ठीक है। और नॉन एसी के लिए जो है ए आयाम जो हो जाता है 16 ± 20 mm। मैंने पिछला वीडियो में बहुत अच्छे ढंग से इसके बारे में बताया है, ठीक है। इसलिए इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे और पिछले वीडियो को भी जा करके देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कह रहा है? 65 में कि फिएट बोगी में आर्टिकुलेटेड कंट्रोल आर्म की संख्या, ठीक है। फिएट बोगी में आर्टिकुलेटेड कंट्रोल आर्म की संख्या जो है कितना होगा? तो 4 होगा, ठीक है। आप लोग देखे होइएगा जो बोगी जो होता है, फिएट बोगी जो होता है, फिएट बोगी जी, जहां पर एक्सल में जहां पर वो फिट होता है वहां पर देखिएगा आपको इस टाइप के जो है बना रहता है एकदम, उसमें जाकर एक्सल पर जाकर या फंस जाता है, ठीक है। तो आर्टिकुलेटेड कंट्रोल आर्म जो है उसकी संख्या जो है 4 होता है, ठीक है। और ये क्या करता है? एक्सल को गाइड करता है, ठीक है, एक्सल को गाइड करता है। जबकि यही चीज आईसीएफ में जो है एक्सल गाइड के द्वारा गाइड होता है, लेकिन इसमें जो है एक्सल एलएचबी फिएट बोगी में एक्सल जो है किसके द्वारा गाइड होता है? तो कंट्रोल आर्म के द्वारा गाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 में देखिए, द्वितीय श्रेणी 3 टायर स्लीपर आईसीएफ कोच में कुल बर्थों की संख्या कितना हो जाएगा, ठीक है। तो बर्थों की संख्या जो है पिछला वीडियो में मैंने बहुत अच्छे ढंग से बताया है, लेकिन फिर भी मैं आप यहाँ पर भी आपको डिटेल रूप में मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, जो यहाँ पर जितना जरूरी है, ठीक है। क्या कह रहा है? द्वितीय श्रेणी स्लीपर, स्लीपर है या एसी नहीं है, ठीक है ना। तो स्लीपर है तो इसमें जो है 72 हो जाएगा, ठीक है। स्लीपर में जो है 72 हो जाएगा। आईसीएफ में अगर यही मतलब कि इसी क्वेश्चन में अगर एलएचबी का अगर पूछ देता, एलएचबी का, तो यह 80 हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आईसीएफ की बात किया गया है, तो आईसीएफ में 72 हो जाएगा और एलएचबी में आपको 80 हो जाएगा, ठीक है ना। और वहीं अगर आईसीएफ आईसीएफ अगर एसी एसी अगर मतलब कि 3 टायर रहता, एसी 3 टायर, एसीसीएन इसका मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन कोड होता है, तो इसमें जो है 64 हो जाता बर्थों की संख्या, ठीक है। और वहीं अगर एल एच बी रहता, इसका अगर एसीसीएन का मतलब होता है एसी 3 टायर, ठीक है ना। तो इसमें अगर रहता तो ए जो है एलएचबी में एसी 3 टायर का, तो ए हो जाता 78, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर फिर से इसके क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिए। द्वितीय श्रेणी स्लीपर 3 टायर स्लीपर की बात कर रहा है। स्लीपर में आईसीएफ में 72 होता है, जबकि एलएचबी में इसी क्वेश्चन को अगर रिपीट किया जाए तो 80 होता है। और आईसीएफ में एसी 3 मतलब एसीसीएन मतलब कि 64 होता है बर्थों की संख्या, और एलएचबी में एसीसीएन मतलब कि 3 टायर एसी जो है उसमें बर्थों की संख्या 78 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में, क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कह रहा है कि आईसीएफ बोगी में सेफ्टी लूप और एक्सल के बीच की अधिकतम दूरी जो है कितना होता है, ठीक है। तो इसका जो है 40 mm होता है। कितना होता है? 40 mm होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या बीएम क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68।
68 में क्या करें, आईसीएफ पूछ के साइड बैरियर के बीच की दूरी कितना होता है। ठीक है, साइड बैरियर के बीच की दूरी जो है कितना होता है। तो साइड बैरियर आपको लगा कहाँ रहता है, आप तो देखे होंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि आईसीएफ जो है यह ट्रॉली मतलब कि बोगी है, इस पर जो है बोलिस्टर एक रखा रहता है। तो बोलिस्टर के बीच में आप देखिएगा यहाँ एक कटोरा के समान जो है दो ठो जो है लगा रहता है। ठीक है, कटोरा के समान उसमें तेल भी रखा जाता है। तो इस उसी को हम लोग साइड बैरियर बोलते हैं। तो साइड बैरियर के बीच की दूरी यह कह रहा है कि कितना होता है। तो साइड बैरियर के बीच की दूरी जो है 1600 mm होता है। कितना होता है, 1600 mm होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, और देखिए इसमें जो साइड बैरियर में जो तेल डाला जाता है, इसमें जो है आपको लगभग 2.5 लीटर जो है तेल डाला जाता है। ठीक है ना, 2.5 लीटर तेल डाला जाता है साइड बैरियर में। और साइड बैरियर के बीच की दूरी कितना होता है, 1600 mm इसका होता है, याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर कितना, 69 कह रहा है डैशपोर्ट में तेल का स्तर क्या है। तो डैशपोर्ट में तेल का स्तर जो है 40 mm है। ठीक है ना, 40 mm होता है डैशपोर्ट। तो आप लोग जानबे करते हैं कि चारों कोनों पर, बोगी के चारों कोनों पर जो है, जहां पर एक्सल जो है, एक्सल के ऊपर जो है लगा रहता है। ठीक है ना, तो उसमें जो है 40, जिसे मान लेते हैं कि इस टाइप से जो है गिलास टाइप का बना रहता है, इसमें जो है 40 mm ऊंचाई तक मतलब कि इसमें तेल भरा जाता है। और इसमें तेल कितना भरा जाता है, तो 1.6 लीटर जो है इसमें तेल रहता है। और ऊंचाई कितना रहता है, 40 mm रहता है, जो आपके क्वेश्चन में है। ठीक है, और इसमें तेल कौन सा भरा जाता है, तो सर्वोलेन 68। कौन सा तेल भरा जाता है, सर्वोलेन 68। इसको जो है कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मान लेते हैं कि आपको तो मैं एक ही क्वेश्चन जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन जो जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप लोग वहां पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, जिन जो भाई टेस्ट दिए हैं उन लोगों के लिए विशेष यह मैं सलाह दे रहा हूं। ठीक है, ताकि अच्छे से अच्छे तैयारी हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कर रहा है, कोच का भार किसके माध्यम से स्थानांतरित होता है, मतलब ट्रांसफर जो है किसके द्वारा होता है। तो मैंने अभी जो बताया, साइड बैरियर जो इस पर बोलिस्टर के ऊपर जो दो साइड बैरियर जो लगा रहता है, जिसकी बीच की दूरी 1600 mm जो मैंने बताया है, उसी साइड बैरियर के माध्यम से ही ट्रांसफर मतलब कि लोड ट्रांसमिट होता है। किसके द्वारा, साइड बैरियर के द्वारा ट्रांसमिट होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 का साइड बैरियर में बियरिंग पीस की कंडमिंग साइज क्या होता है। कंडमिंग साइज जो है इसका 42 mm होता है। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही रिपीट होता है। ठीक है ना, कितना होता है, 42 mm होता है। ठीक है, और इसका न्यू साइज जो है आपको कितना होता है, 45 mm होता है। इसका न्यू साइज 45 mm होता है। कंडमिंग जो है 42 mm होता है। और सॉफ्ट इशू अगर कहीं पूछ दे, सॉफ्ट इशू कितना होता है, तो 43.5 या लगभग मतलब 43 mm लगभग होता है, इतना मानकर आप चलिए। ठीक है, लेकिन सबसे अधिक पूछता है न्यू साइज और कंडम साइज, और ये दोनों में सबसे अधिक कंडम साइज पूछता है जो 42 mm होता है। याद रखिएगा, आप कॉपी में हो सके तो नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगर यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं पूरे डिटेल में मैं हर एक क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कह रहा है कि पीएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीएनएम का फुल फॉर्म हो जाता है परमानेंट निगोशिएटिंग मशीनरी। ठीक है, परमानेंट निगोशिएटिंग मशीनरी, इसको जो डी नंबर में दिया हुआ है इसका यही फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कर रहा है कि बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है। तो बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर जो है आईसीएफ में लगा रहता है। किस गाड़ी में लगा रहता है, आईसीएफ में लगा रहता है, जिसका पिस्टन स्ट्रोक जो है 32 mm होता है। ठीक है, इसको जो है बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, मतलब कि इसको कहीं कहीं जो है शॉर्ट में लिख देता है BMBC, यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। ठीक है, इसका जो है पिस्टन स्ट्रोक 32 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कह रहा है कि एसी 2 टियर एलएचबी कोच में बर्थों की संख्या कितना होगा। ठीक है, एलएचबी, तो इसमें जो बर्थों की संख्या जो है 52 होता है। ठीक है, पिछले वीडियो मैंने पूरा डिटेल रूप से मैंने बताया है। ठीक है ना, लेकिन इसमें 52 ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, इसमें जो है 54 दिया है, तो 54 जो है हम यहाँ पर मार देंगे। ठीक है ना, तो ऑप्शन के हिसाब से भी चलना चाहिए। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में पूरा डिटेल रूप से मैंने इसके बर्थों की संख्या के बारे में मैंने बताया है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर लगभग शॉर्टली मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, इधर हम लिख देते हैं आईसीएफ, ठीक है, और इधर लिख देते हैं हम एलएचबी। ठीक है, तो पहले एलएचबी का हम लिख देते हैं। एलएचबी में पहले हम लिख देते हैं फर्स्ट एसी का, फर्स्ट एसी का। तो फर्स्ट एसी में एलएचबी में जो है 24 सीट होता है। ठीक है, और
यहाँ पर जैसे अभी अभी पूछा, जैसे कि मैंने यहाँ पर 54 जैसे मारा है, यानी सेकेंड क्लास एसी जो है इसका क्या एलएचबी के लिए, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन कोड भी साथ साथ लिख रहा हूँ, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। 2 टायर एसी का ट्रांसपोर्टेशन कोड होता है LAACCW, मतलब कि CW जो है एसी 2 टायर का ट्रांसपोर्टेशन कोड है। एसी का मतलब एसी और एल का मतलब एलएचबी हो गया, ठीक है। तो इसमें जो है बर्थों की संख्या जो है 52 होता है, ठीक है। और इसी में LACCN, मतलब CN का मतलब 3 टायर, ठीक है। तो इसमें बर्थों की संख्या जो है 72 हो जाता है, ठीक है। और स्लीपर जो है, जो ऊपर क्वेश्चन अभी मिला था, LWGS CN का मतलब होता है 3 टायर, एस का मतलब स्लीपर, जी का मतलब सेल्फ जनरेटिंग, डब्ल्यू का मतलब होता है वेस्टेबल, ठीक है। तो इसमें बर्थों की संख्या जो है 78 हो जाता है। कितना हो जाता है? 78 हो जाता है, ठीक है। और जनरल में, LHB जनरल में यानी GS में ये बर्थों की संख्या जो है 99 हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर एक और लिख दें, इसमें तो जगह है नहीं, लेकिन LHB की तरफ यहाँ पर लिख देते हैं, यानी AC CZ, ठीक है, यानी चेयर कार। तो चेयर कार में जो स्लीपर होगा, देखिए यहाँ पर एस लगा देते हैं, ठीक है। तो स्लीपर जो एसी चेयर कार होगा LHB का, उसमें 78 सीट होगा, ठीक है। और एसी होगा, जो चेयर कार एसी होगा, उसमें जो है 56 गो सीट होगा। इसको कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा, हर जगह आपको नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो कहीं कहीं अलग अलग मिलेगा, जिसको आपको खोजने में परेशानी होगा, ठीक है ना, खोजने में परेशानी होगा, ठीक है। और यहीं पर अगर लिख दें ICF के लिए, मतलब 2 टायर का, तो इसमें जो हो जाता है ICF में 46 हो जाता है ICF के लिए, ठीक है। और 3 टायर में जो है इसमें 72 का जगह पर जो है यहाँ पर 64 हो जाता है ICF में, ठीक है। और यहाँ स्लीपर जो है ICF में यहाँ पर जो है, यहाँ स्लीपर, तो इसमें स्लीपर में जो है SCN में, इसमें जो है कितना हो जाता है, स्लीपर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसमें जो है 78 हो, इसमें कितना है 78, तो इसमें हो जाता है 72, ठीक है, 72। इसको जो है कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है उसी को मैंने लिखा है। और डिटेल रूप में जाना है तो टेस्ट सीरीज 8 के जो वीडियो है उसमें जाकर देख लीजिएगा, पूरा डिटेल रूप में इसको मैंने बताया है। इतना भी जो मैं बता दिया, इतना भी और वीडियो में आपको कहीं देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो मैं किस क्वेश्चन के बारे में बता रहा था? क्वेश्चन नंबर यानी 74 बता रहा था, ठीक है। और 75 में चले, LHB कोच के बॉडी की लंबाई कह रहा है, LHB कोच की बॉडी की लंबाई, तो बॉडी की लंबाई 23,540 होता है, कहाँ दिया हुआ है? C में, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं कि यह कोच हो गया, तो ये बॉडी की लंबाई ये पूछ रहा है, बॉडी की लंबाई कितना हो जाएगा, तो 23,540 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक CBC लगा रहता है, सेंटर बफर कपलर। तो CBC टू CBC अगर क्वेश्चन अगर पूछ देता है, CBC टू CBC लंबाई कितना होता है, तो ये हो जाएगा 24,000 mm। कितना हो जाएगा? 24,000 mm। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, केवल बॉडी की लंबाई पूछ रहा है, तो बॉडी की लंबाई 23,540 हो जाएगा, CBC टू CBC 24,000 mm हो जाएगा। दोनों से दोनों क्वेश्चन जो है सबसे अधिक रिपीट होता है और पूछता है, इसलिए इसको भी आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, जो है BM क्वेश्चन है, अर्थात बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 76। क्वेश्चन नंबर 76 में चलिए, क्वेश्चन नंबर 76। अगर यहाँ तक वीडियो में अगर बने हैं तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम जानते हैं कि आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ तो आप शेयर नहीं कीजिएगा, लेकिन आपके दोस्त अगर अदर जोन में काम कर रहे हो तो वहाँ आप शेयर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो मान लेते हैं, इतना मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ, आप लोग को लाइक शेयर ही तो करना है, इसलिए लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, यही आप लोगों से उम्मीद करते हैं, ठीक है। हम 76 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, LHB कोच का कह रहा है कि रिजिड व्हील बेस कितना होता है, ठीक है। रिजिड व्हील बेस कितना होता है, क्या कह रहा है? LHB कहता है, LHB के लिए होता है 2560 mm। व्हील बेस जो होता है 2560 mm होता है। ये किसके लिए? LHB के लिए दिया है, जबकि ICF का यह दिया हुआ है 2896। ICF में जो है 2800 जो है रिलीज व्हील बेस होता है, इसलिए दोनों क्वेश्चन को आप लोग एक जगह नोट कर लेंगे, ठीक है। अगर इस वीडियो का अगर PDF लेना है या LDCJ WM के लिए जो भी PDF की आवश्यकता होता है, सारे के सारे PDF यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ICF, LHB, डेमो, मेमो और वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, ITI से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी का सभी यहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मैं वीडियो के अंत में मैं दूंगा, व्हाट्सअप नंबर दूंगा, उस पर आप मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या लिखा हुआ है कि डैश क्षेत्रीय रेलवे की यांत्रिक विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है?
ठीक है। इसका सर्वोच्च अधिकारी जो है कौन होता है, तो इसका हो जाएगा क्षेत्रीय में कह रहा है, क्षेत्रीय यांत्रिक विभाग मतलब कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट का, तो ये हो जाएगा पीसीएमई, ठीक है। पीसीएमई मतलब कि प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर, पीसीएमई, ठीक है, यानी प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर जो है, ये जो है क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है, ठीक है ना, इसको आप लोग कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। कह रहा है कि डैश क्षेत्रीय रेलवे का यांत्रिक विभाग का मतलब कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट का सर्वोच्च अधिकारी जो है पीसीएमई होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या कह रहा है कि एक रेल कर्मचारी एक वर्ष में कुल कितने एलएपी का हकदार है, ये तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये जो है उस समय जो है 30 एलएपी मिलता है, जो कि 2 किस्तों में मिलता है, जनवरी और जुलाई में, ठीक है। तो जनवरी में जो है, जनवरी में 15 मिलता है और जुलाई में भी मतलब कि 15 मिलता है, यानी कुल टोटल वर्ष में 30 जो है एलएपी कर्मचारियों को मिलता है, तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात समझाने का विशेष कोई अथी नहीं है। चलिए 79 में क्या कह रहा है, 79 प्रीमियम परीक्षित रेट की वैधता कितना होता है, ठीक है। इसकी वैधता कितना होता है, तो 12 + 3, यहाँ पर माइनस में होना चाहिए, +-3 यानी +3 भी आप मार सकते हैं, 12 + 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कर रहा है कि ट्रेन दुर्घटना वर्गीकरण के अंतर्गत डिरेलमेंट की दुर्घटना किस श्रेणी में आता है, देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ये जो है 20 श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, 20 श्रेणी के अंतर्गत आता है। रेल दुर्घटना का जो चार्ट दिया होगा वहां पर आप जाकर देख सकते हैं, जो भाई मेरे पीडीएफ लिए हैं उनको जो है अपने पीडीएफ में ढूंढ करके देख लेंगे दुर्घटना वाले में, ठीक है, या 20 श्रेणी का दुर्घटना है, ठीक है, जो कि ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है कहीं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब 81 नंबर में चलिए, एआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, एआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन यानी दुर्घटना राहत गाड़ी, इसका फुल फॉर्म हो जाता है एआरटी का एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, यानी दुर्घटना के समय यह गाड़ी वहां पर पहुंचती है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या कह रहा है कि ट्रेन दुर्घटना के वर्गीकरण में ट्रेन में आग किस श्रेणी का मतलब कि किस श्रेणी का आग है, ठीक है, किस श्रेणी का आग है 82 नंबर में, तो ये जो है 20 श्रेणी का आग है, देखो इसमें भी जो है ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ठीक है, किस श्रेणी का आग है, 20 श्रेणी का यह आग है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन था, रेल दुर्घटना वर्गीकरण में अंतर्गत डिरेमिल यानी 80 नंबर, 80 नंबर में यानी डी, देखिए यहाँ जो है इसका सही आंसर 80 का डी हो जाएगा, ठीक है। वहां पर जो है ट्रेन दुर्घटना में ट्रेन में जो आग लग रहा है इसमें जो है यह 20 श्रेणी का है, ठीक है ना, इसमें 20 श्रेणी का यह होगा, इसमें जो है आंसर दिया हुआ है मतलब कि यह डी श्रेणी का होगा, ठीक है, मतलब कि इसका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, कंफर्म हो गए। यानी ट्रेन दुर्घटना के वर्गीकरण में ट्रेन में आग की श्रेणी का है, तो ट्रेन में आग जो है 20 श्रेणी का आग है, ठीक है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। और 80 नंबर में है ट्रेन दुर्घटना वर्गीकरण में जो है डिरेलमेंट जो है दुर्घटना ये डी श्रेणी का मतलब की दुर्घटना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि सीबीसी की निर्धारित न्यूनतम ऊंचाई कितना होता है, न्यूनतम ऊंचाई पूछ रहा है सीबीसी का, ठीक है। तो न्यूनतम ऊंचाई जो है 1030 होता है, ठीक है, और अधिकतम जो है न्यूनतम है, और ये जो दिया 1105 जो है अधिकतम ऊंचाई है, अधिकतम ऊंचाई जो है 1105 होता है, ठीक है। और कहीं कहीं आपको ये भी क्वेश्चन कर देता है कि दोनों सीबीसी, जैसे मान लीजिए इधर एक गाड़ी है और इधर एक गाड़ी है, और दोनों सीबीसी जो हम यहाँ पर बना देते हैं सीबीसी, तो दोनों के बीच में जो है मतलब कि गैदरी रेंज जो है कितना तक होना चाहिए, गैदरी रेंज इससे अधिक या कम नहीं होना चाहिए, तो इसको जो है निकालने का तरीका आप जो है 1105 में से 10-30 आप घटा लीजिए, ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, मतलब कि गैदरिंग रेंज जो है इसका 75 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी जो गाड़ी चलते समय ऊपर नीचा जो करता है उसको 75 से ज्यादा नहीं करना चाहिए, नहीं तो एक सीबीसी से मतलब कि एक दूसरे सीबीसी से मतलब अलग हो जाएगा, ठीक है, तो यह 75 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि गैदरिंग रेंज, दो सीबीसी के बीच में गैदरिंग रेंज कितना होता है, तो 75 होता है, तो 75 कहां से आया, ये दोनों को जब घटाइएगा तो आपको पता चल जाएगा, जैसे मैंने आपको अभी घटा करके बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कह रहा है, HOER के तहत EI का अर्थ क्या होता है, EI का अर्थ
क्या होता है, ठीक है। तो इसका हो जाता है आवश्यक इंटरमीडिएटेंट, ठीक है, इंटरमीडिएंट, ठीक है, आवश्यक इंटरमीडिएंट। इसका जो है आप लोग ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसनो बोगी में नए पहिए का व्यास कितना होता है? कैसनो बोगी में नए पहिए का व्यास जो है 1000 mm होता है। कितना होता है? 1000 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या कह रहा है कि एसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अलार्म चैन पुलिंग इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? अलार्म चैन पुलिंग, ठीक है। और 27 जो हम लोग चैन पुलिंग जो करते हैं, जो गाड़ी के अंदर जो चैन पुली जो लटकाया हुआ रहता है उसको जो खींचने पर जो है गाड़ी जो है रुक जाती है, उसी को अलार्म चैन पुलिंग कहा जाता है, एसीपी कहा जाता है। और एसीपी के बारे में अगर हम डिटेल रूप से अगर बताएं तो एसीपी का क्वेश्चन आता है कि एसीपी जब करने के लिए कितना भार की आवश्यकता होता है, ठीक है ना। तो वो होता है 7 से 10 केजी। जब हम उस पर वजन लगाएंगे तो एसीपी हो जाएगा, मतलब कि अलार्म चैन पुलिंग हो जाएगा। कहीं कहीं ऑप्शन में ए और बी अलग अलग या लिख देता है 7 और 10, तो उस वक्त जो आप 7 मारिएगा, ठीक है। अगर एक ही ऑप्शन में दिया रहा है कि 7 से 10 केजी तो 7 से 10 केजी आप मारिएगा, ठीक है, अलार्म चैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएआर क्या प्रदर्शित करता है? तो डीआर का फुल फॉर्म होता है डिसिप्लिन एंड अपील रूल। डिसिप्लिन एंड अपील रूल इसका जो है फुल फॉर्म होता है, ठीक है। जो भाई मेरे पीडीएफ लिए हैं वो डी एंड ए आर रूल अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे, क्योंकि उससे उसमें से सबसे अधिक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। डी एंड ए आर में से कम 4-5 क्वेश्चन तो जरूर ही पूछ देता है हर एक सेट में, इसलिए उसको जो है पूरा डिटेल रूप से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 88 नंबर में क्या कर रहा है? फीवा। फीवा का मतलब कि फुल फॉर्म में पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका होता है फेलियोर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन। इसका फुल फॉर्म होता है फेलियोर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन, है जो सी नंबर में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, इसलिए इसको क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है 89 में कह रहा है कि भोपाल मंडल, देखिए क्षेत्रीय क्वेश्चन आ गया। भोपाल मंडल में SPARM भी डैश में उपलब्ध है, ठीक है। यह किस में उपलब्ध है? तो यह जो है काकर भोपाल जो है किस में उपलब्ध है? तो यह गुन्ना, ठीक है ना। इसका सही आंसर जो है 8-9 का गुन्ना हो जाएगा, ठीक है ना। वो क्षेत्रीय है, वो सभी के लिए नहीं है, जो वहाँ के कर्मचारी है उन्हीं के लिए है। चलिए 90 नंबर में क्या कह रहा है? आईसीएफ बोगी में प्रयुक्त प्राथमिक स्प्रिंग का प्रकार है। तो आईसीएफ में प्राथमिक स्प्रिंग जो है आप देखे हुएगा, जब ये बोगी रहता है तो चारों कोनों पर जो है क्वाइल स्प्रिंग होता है, ठीक है ना। चारों कोनों पर क्वाइल स्प्रिंग होता है, इसलिए जो है आईसीएफ बोगी में प्रयुक्त प्राथमिक स्प्रिंग जो है कौन सा है? काइल स्प्रिंग, ठीक है, काइल स्प्रिंग इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। और ये तो आईसीएफ का दिया हुआ है, एलएचबी में भी काइल स्प्रिंग ही होता है, ठीक है। आईसीएफ और एलएचबी दोनों में प्राथमिक जो है स्प्रिंग काइल स्प्रिंग होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में कह रहा है कि भोपाल मंडल में बी क्लास का एआरटी डैश स्टेशन पर उपलब्ध है। किस स्टेशन पर उपलब्ध है? तो ये भोपाल हो जाएगा, ठीक है। ये जो क्षेत्रीय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या कह रहा है कि SF11 डैश के लिए जारी किया जाता है। देखिए आ गया डीएनएआर से। तो SF11 जो है लघु शास्ति के लिए अर्थात माइनर पेनाल्टी के लिए इस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। SF11 का स्टैंडर्ड फॉर्म 11 मतलब जो है SF11 का लघु शास्ति के लिए मतलब माइनर पेनाल्टी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में एलएचबी कोच का अधिकतम गति कितना होता है? तो इसकी अधिकतम गति, भारत में एलएचबी की अधिकतम गति जो है 160 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित किया गया है, ठीक है। 160 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित किया गया, ठीक है। इसके बारे में अगर डिटेल रूप से बताऊं तो कहीं कहीं आपको क्वेश्चन मिलेगा 100 आंसर मिलेगा 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन जो है ठीक है, क्योंकि 160 से 200 किलोमीटर तक मतलब कि कब चलाया जा सकता है? जब 160 यानी 200 किलोमीटर तक इसको मॉडिफाइड करके चलाया जा सकता है। लेकिन हमारे भारत में जो है इसको 160 किलोमीटर प्रति घंटा चलाने का अनुमति है, ठीक है। लेकिन इसको मॉडिफाइड करके 200 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चलाया जा सकता है। और अगर इसके बारे में एक और बता दूं कि जब यह एलएचबी कोच जब प्रथम बार ट्रैक पर जब टेस्टिंग हुआ था तो उस वक्त जो है 80 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चला करके इसको टेस्टिंग किया गया था, ठीक है। और 160 किलोमीटर उसको निर्धारित किया गया था, इससे अधिक नहीं चलाना है ट्रैक को देखते हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 94 का डी एंड ए आर के अंतर्गत SF1 जो है डैश के लिए जारी किया जाता है। तो SF1 जो है निलंबन के लिए जारी किया जाता है। देखिए SF1 से SF मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म यानी डी एंड ए आर से ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए डी एंड ए आर रूल जो है आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। जो भाई मुझसे PDF लिए हैं उसका PDF हम दिए हुए हैं, बहुत अच्छे ढंग से उसमें पूरा डिटेल रूप से समझाया गया है, इसलिए उसको अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या है DNAR के अंतर्गत SF1 किसके लिए जारी किया जाता है, तो निलंबन के लिए जारी किया जाता है। देखिए A नंबर में जो दिया है दीर्घ शास्त्री, इसके लिए SF जो है 5 का प्रयोग किया जाता है। लघु शास्त्री के लिए अभी हम पढ़े SF 11 का प्रयोग किया जाता है। और रद्द करना यानी जब आपका दंड जो है रद्द करने के लिए यानी मतलब कि निलंबन से बहाली इसको आता है, निलंबन से बहाली इसको भी कहते हैं, तो रद्द करता है। ये जो होता है SF मतलब कि 4 के अंतर्गत रद्द करना होता है। तो यह तीनों से सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा। SF 11 लघु शास्त्री हो जाएगा मतलब कि माइनर पेनाल्टी, और मेजर पेनाल्टी यानी दीर्घ शास्त्री SF 5 हो जाएगा। निलंबन जो मतलब अब इसका क्वेश्चन है SF 1, और रद्द जो है आप 4 से कीजिएगा, ठीक है। वीडियो तो लंबा होता जा रहा है, चलिए 4-5 क्वेश्चन और बता ही देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 95 नंबर में क्या कह रहा है कि DNAR के अंतर्गत रेलवे कर्मचारी को दीर्घ शास्त्री, देखिए दीर्घ शास्त्री अभी मैंने बताया SF 5 जो है दीर्घ शास्त्री के लिए जारी किया जाता है, SF 5 यानी स्टैंडर्ड फॉर 5, ठीक है। और 96 नंबर में क्या है कि कॉफमो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है सेंटर ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप, ठीक है। सेंटर ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप इसका फुल फॉर्म होता है। बहुत क्वेश्चन यह रिपीट होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 तो 97 में JCM का फुल फॉर्म में पूछ रहा है। JCM का फुल फॉर्म हो क्या होगा, तो इसका C नंबर में दिया हुआ है ज्वाइंट कंसल्टिंग मशीनरी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। 97 के C। 98 में देखिए कह रहा है कि रेलवे स्टोर्स के संदर्भ में PL नंबर का पूर्ण रूप क्या होता है। PL नंबर तो इसका होता है प्राइज लिस्ट नंबर, जो कि आपको C नंबर में दिया हुआ है प्राइज लिस्ट नंबर। देखिए PL नंबर के बारे में बताएं तो PL नंबर जो है क्वेश्चन आता है कि PL नंबर कितने अंक में होते हैं, कितने अंक में होते हैं, तो 8 अंक में होते हैं। जैसे कोई अंक लिख दीजिए 8 को, मान लेते हैं 2 8 7 5 4 3 2 ऐसे करके 8 अंक करके लिख दीजिए, काउंटिंग कर लीजिए 2 4 6, एक और कोई अंक लिख दीजिए 4 लिख दीजिए, ठीक है। तो 8 अंक का इस टाइप से होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम 2 अंक, 8 अंक का तो होता ही है, लेकिन प्रथम अंक जो है क्या दर्शाता है, तो यह ग्रुप को दर्शाता है, ठीक है ना। प्रथम 2 अंक जो है ग्रुप को दर्शाता है, इसको ग्रुप को दर्शाता है, ठीक है। और अंतिम अंक जो है सबसे अधिक जो पूछता है अंतिम अंक क्या दर्शाता है, तो यह जो है चेक डिजिट को दर्शाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने बताया है डिटेल रूप से, आप देख लीजिएगा। वीडियो लंबा होता जा रहा है इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए 99 नंबर में कह रहा है TC का फुल फॉर्म क्या होता है। TC का फुल फॉर्म जो है टेलर कार होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जो है टेलर कार, कहाँ दिया हुआ है, B नंबर में टेलर कार इसका फुल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या कह रहा है कि डेमो में DCM का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए इतना मैं तो फुल फॉर्म बताते आ रहा हूँ, एक जो है आप देखिए डेमो और मेमो, जो भाई मेरे PDF लिए हैं उनको डेमी और मेमो दोनों का मैंने PDF उन लोगों को दिया है, इसलिए उन लोगों के ऊपर एक क्वेश्चन को मैं 100 नंबर छोड़ता हूं। इसका कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि DMC का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। DMC का फुल फॉर्म क्या होता है उस PDF में आप देख करके देंगे। जो भाई मेरे वीडियो देखते हैं केवल वीडियो, तो उनको भी मैं कहूंगा कि कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिया। और नीचे जो है राजभाषा का दिया हुआ है, राजभाषा कोई तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको अपने से भी देख सकते हैं, इसमें कोई विशेष क्वेश्चन नहीं है। चलिए इसको भी मैं पढ़ देता हूं राजभाषा का।
एक में क्या कह रहा है कि हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो सभी लोग जानते हैं 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 2 नंबर में क्या कह रहा है कि संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, ठीक है। तो लोकसभा के सदस्य जो है 10 होते हैं और राज्यसभा के सदस्य जो है मतलब कि लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं और कुल जो है 30 की संख्या में होता है संसदीय समिति में, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, ठीक है। राजभाषा नियम के अधीन कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, तो 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। ये क क्षेत्र, ख क्षेत्र एवं ग क्षेत्र, अर्थात ABCD भी करके देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में क्या करें, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ, राजभाषा अधिनियम जो है कब पारित हुआ, तो नियम जो है पारित हुआ 1963 में। अधिनियम है, नियम नहीं है, अधिनियम। नियम 1976 में, अधिनियम 1963 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने हिंदी पठायक्रम है, तो कितने हिंदी पठायक्रम है, 3 है। कौन कौन सा है, प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ, प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कौन सा प्रारंभिक हिंदी पठायक्रम है, तो मैंने बताया प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ। तो प्रबोध जो है प्रथम प्रारंभिक जो है मतलब पठायक्रम है, ठीक है। 7 नंबर में क्या कर रहा है, केंद्रीय हिंदी कमेटी के चेयरमैन कौन होता है, ठीक है। केंद्रीय हिंदी समिति के चेयरमैन कौन होता है, ठीक है। तो इसका चेयरमैन जो है प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। केंद्रीय, वहीं अगर संसदीय रहता तो गृह मंत्री हो जाता, ठीक है। संसदीय रहता तो गृह मंत्री, लेकिन यहाँ पर केंद्रीय है तो केंद्रीय के लिए प्रधानमंत्री मतलब कि PM हो जाएंगे, ठीक है। और 8 में क्या कर रहा है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है कौन थे, ठीक है। तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष BG खेर थे, अर्थात बाल गंगाधर खेर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि राजभाषा नियम जो है कब पारित हुआ, ठीक है। तो राजभाषा नियम जो है अभी ऊपर क्या था, अधिनियम था, और ये क्या है, नियम है। तो अधिनियम 63 में और नियम 1976 में, ठीक है। 10 में देखिए, राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है, ठीक है। वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है, तो यह जो है गृह मंत्रालय करता है, ठीक है। कौन करता है, गृह मंत्रालय करता है। यहाँ पर आपका सारे के सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि वीडियो के अंत में इस वीडियो का PDF या LDC JEE या जो हेल्पर से टेक्नीशियन में जो जाते हैं उन लोग के लिए भी सारे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए यह PDF कैसे मिलेगा, तो इस PDF को पाने के लिए आप लोगों को मेरे WhatsApp पर कांटेक्ट करना होगा, जिसका नंबर है 96 93 57 14 26। इस पर आप लोग कांटेक्ट करके PDF जो है प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें मैसेज भेजने से पहले आप लोग पहले इसमें WhatsApp पर लगे फोटो को ध्यान से पढ़ लेंगे, उसके बाद मैसेज करेंगे, ताकि उनको पता चले कि कौन कौन सा PDF जो है मेरे लायक है, कौन कौन से PDF मिलेगा, कैसे मिलेगा, सारे के सारे नियम उस पर लिखे हुए हैं। जो इस WhatsApp के फोटो पर जो लगा है उसको ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद ही मैसेज करेंगे। कृपया करके फोन नहीं करेंगे, ठीक है।